Good morning all of you. Myself Yash Upadhyay from Central Public School. Today I am going to teach chapter number 7, India, Climate, Vegetation and Wildlife. In this chapter we will study about weather and climate, also climate of India, and vegetation, what is important, what is going to be happened in a very particular time, and the third point is wildlife, wild nature के regarding हम इसमें पढ़ेंगे. Let's start point 1, weather and climate. As you all know, climate is different from weather. Weather is a day-to-day condition of our atmosphere. वेदर जो है वो डेली हमारे आसपास में हम देखने को मिलता है. वेदर्स डे टू डे, डेली कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस, पर आवर्स में भी हमको चेंज कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए अगर धूप हो रहा है तो बारिश होने लगती है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में बारिश होने लगती है. धूप हो रहा है, धूप बंद हुआ, ठीक है, हवा चलने लगी. तो वेदर जो है वो थोड़े थोड़े समय पे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना हुआ रहता है. एज यू ऑल नो, इधर 10 to 15 ईयर्स में क्लाइमेट बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ है. जैसे अगर हम ठंड की बात करें तो पहले जो विंटर वेकेशन, जो विंटर होता था वो नवंबर टू जनवरी होता था, लेकिन अगर हम इस आगे के ईयर्स में या पीछे के ईयर्स में बात करें तो पीछे या तो ठंड कम पड़ती थी, और अगर इस ईयर की बात करें तो फरवरी के मिड तक भी आपको ठंडी फील हो रही है. सो एज यू ऑल नो, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आपको पता चल गया. अब इसके मेजर फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला जो इसका मेजर फैक्ट है वो है लैटिट्यूड. पहला जो मेजर फैक्ट है वो है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड इसका पहला मेजर फैक्ट है. दूसरा जो इसका मेजर फैक्ट है वो आपका है अल्टीट्यूड. दूसरा इसका मेजर फैक्ट है अल्टीट्यूड. थर्ड मेजर फैक्ट है इसका बेटा वो आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नदियों से डिस्टेंस जो है या फिर समुद्रों से जो इसका दूरी है उसकी वजह से. फोर्थ वन है रिलीफ. Fifth one, atmospheric pressure. Atmospheric pressure. And winds. And the sixth one is upper air currents. ये क्या करते हैं बेटा? वेदर, डे टू डे वेदर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं और या फिर उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं. पहले हम पढ़ेंगे ये जितने भी मेजर इफेक्ट्स हैं इसके बारे में. लैटिट्यूड, ठीक है, और अल्टीट्यूड जो अक्षांश और देशांतर क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को बड़े लेवल पे इफेक्ट करते हैं. तीसरा पॉइंट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जो समुद्री तटीय क्षेत्र से जो डिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं वेदर को बड़े लेवल पे हार्म पहुंचाते हैं. चौथा रिलीफ. जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे ड्राउट, जिसको हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है, फ्लड, ठीक है, ड्राउट मतलब सूखा और फ्लड का मतलब बाढ़ हो गया. तो अगर ऐसी परिस्थितियां भी कहीं पे अगर आ जाती हैं तो उस टाइम पे अगर रिलीफ पहुंच रहा है, किसी तरीके की हेल्प मिल रही है, तो शायद उस एटमॉस्फेरिक रीजन में सपोर्ट मिलेगा, फेवर मिलेगा. और अगर हेल्प नहीं पहुंच पा रही है तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. पांचवा पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स. जब बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत बड़े पैमाने पे
हानि पहुंचती है। जैसे मान लीजिए अगर तेजी से हवा चलेगा तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, गर्मी कम हो जाएगी। हवा चलने की वजह से लोगों का आवागमन रुक जाएगा, मतलब अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज अपर एयर करंट्स। अगर ऊपरी लेयर पे, अर्थ की ऊपरी लेयर पे, या फिर हम बात करें एटमॉस्फेरिक एरिया से ऊपर के लेयर में अगर एयर का एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो भी हमारे एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर हमारे वेदर को इफेक्ट पहुंचेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। डिस्टेंस फ्रॉम सी, पहला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। एज यू ऑल नो, समुद्र से जो हमारा प्लेसेस हैं, जो नियर बाई प्लेसेस हैं, उसकी डिस्टेंस क्या है, हम पहला पॉइंट इसमें क्लियर करेंगे। पहले पॉइंट में द प्लेस नियर लाइक मुंबई एंड गोवा हैव ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर, थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में वहां का जो आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो बिल्कुल आपको नॉर्मल फील करने को मिलेगा, ठीक है। थोड़े समय के लिए वहां पे गर्मी होगी, फिर थोड़े समय के लिए वहां पे टाइम स्पेंड होगा, फिर थोड़े समय के बाद में वहां पे क्या, हल्की ठंडी फील होगी, वहां पे बड़े लेवल पे ठंडी आपको महसूस नहीं होगी। अब जो नदी के क्षेत्र से या फिर समुद्री क्षेत्र से दूर जो आपके जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे एग्जांपल में हो गए दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, ये कैसे गर्मी के मौसम में कैसे गर्म होंगे और सर्दी के मौसम में यहाँ पे ठंड भी बढ़ी रहेगी और पड़ती दिखाई देगी आपको। दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ पे कैसा जो एटमॉस्फेयर होगा वो ठंडा भी होगा थोड़े थोड़े टाइम तक के लिए, और थोड़े टाइम के लिए गर्म भी होगा। यानी कि अगर हॉट क्लाइमेट है, हॉट एटमॉस्फेयर है तो गर्मी होगी, अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो ठंडी होगी। अब दूसरा पॉइंट यहां पे देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर्स। एज यू ऑल नो, इक्वेटर के नियर बाई रीजन्स में गर्मी ज्यादा पड़ती है। अगर इक्वेटर से हम दूर हैं तो हमको हल्की ठंडी महसूस होगी, लेकिन अगर इक्वेटिक रीजन में, अगर इक्वेटोरियल रीजन में हम इक्वेटर के पास में हैं तो हमको गर्मी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम पोल्स के पास में हैं तो ठंड ज्यादा फील करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो रशिया और कनाडा ऐसे रीजन्स की बात करेंगे, यूएसए की कुछ कंट्री, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसमें ठंड ज्यादा पड़ता है, ठीक है। जैसे हम अंटार्कटिका की बात करें तो वहां पे क्या ठंड ज्यादा पड़ती है। अब हम इक्वेटर के रिगार्डिंग बात करेंगे तो इक्वेटोरियल रीजन्स में जो सबसे नियर बाई रीजन है चेन्नई और कोची, यहां पे मैक्सिमम टाइम पे आपको गर्मी ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ठंड के मौसम में भी यहां पे आपको हल्के लेवल पे ठंड ही देखने को मिलेगा, बाकी ज्यादातर गर्मी ही महसूस होगी। अब वहां से हम जैसे दूर हटे, इक्वेटर को रीजन से दूर हटे, अमृतसर, पानीपत, पटियाला, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के रीजन्स में जैसे एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेटोरियल रीजन से इनका डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, यहां पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, यहां पे ठंड भी पड़ेगी और गर्म भी पड़ेगा। तीसरा पॉइंट अल्टीट्यूड। एज यू ऑल नो, अगर माउंट आबू के रीजन में हम देखेंगे तो वहां पे आपको ठंड महसूस ज्यादा होगा। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी वहां पे एक छोटे पैमाने पे ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एरिया कैसा है, वो पोल के नियर बाई रीजन है, साथ ही साथ वो कैसा आपका ज्यादातर विंटर रीजन को कवर करने वाला एरिया है। वहां पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लेह लद्दाख और बाकी सारे रीजन्स की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पे आपको ठंड ज्यादा महसूस होगा। अब हम अगर उस रीजन से निकलकर हम प्लेन रीजन पे आ गए, एग्जाम्पल के बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें दिल्ली, कानपुर और चंडीगढ़, तो ये कैसा है, प्लेन रीजन है। तो यहां पे क्या होगा, ठंड हमें कम महसूस होगा, क्योंकि माउंट आबू कैसा है, हिली एरिया है, ठीक है, जो पहाड़ों से बना हुआ है,
ठीक है, जहां पे बर्फ बने हुए, बर्फ से ढका हुआ है एक स्टेशन, उसी वो आपका माउंट आबू है। माउंट आबू में क्या होगा, ठंड ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अब नियर बाई में प्लेन एरियाज में आएंगे, जैसे दिल्ली, कानपुर और चंडीगढ़, तो वहां पे क्या होगा बेटा, गर्म महसूस होगा। चौथा, प्रिवेलिंग विंड्स। एज यू ऑल नो कि जितने भी ड्राई लैंड्स हैं, जितने भी आपके प्लेन लैंड्स हैं, यहां पे हॉट एंड ड्राई विंड्स दोनों तरीके की हवाएं चलती हैं। हॉट विंड से क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर बड़े लेवल पे चेंज होगा, और कोल्ड विंड से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में उससे भी इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन एक लिमिटेशन में रहेगा। अब अगर हम प्रिवेलिंग विंड्स की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के रीजन्स में आप देखते होंगे एक लोकल विंड्स बहती है जिसका नाम है लू, जिसका नाम है लू। ये बड़े लेवल पे आपको बहते हुए गर्मी के मौसम में दिखाई देगी। तो ये क्या करता है, आपके जितने भी नियर बाई रीजन्स होंगे उससे क्या, एटमॉस्फेयर से जो वहां के आसपास के टीनी पार्टिकल्स होंगे, जैसे अगर सैंड होगा तो वो, ठीक है, जो ट्रीज से छोटे छोटे आपके पत्तियां निकली होंगी, वो टूटी हुई अगर गिरी होंगी, तो उसको भी अपने अंडर में कवर करते हुए राउंड राउंड सर्कल में बहते हुए आपको दिखाई देगा। अब हम अगर डेजर्ट्स की बात करें तो आप राजस्थान का मैक्सिमम रीजन आपका डेजर्ट रीजन है, ठीक है। तो डेजर्ट रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर ठंड की बात करें तो ठंडी भी वहां पे ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। अब हम अगर लद्दाख की बात करें तो वहां पे पार्टिकुलर टाइम अगर हम काउंट करें तो ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं है कि वहां पे गर्मी महसूस हो आपको। लद्दाख बेसिकली आपका हिली एरिया है, साथ ही साथ पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां पे हमेशा हमको क्या, कोल्ड रीजन ही फेस करना पड़ेगा। टेम्परेचर इज सेम। अब अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या होगा, अगर ऑल दो ईयर, कंप्लीट ईयर की बात करेंगे तो उसमें हमको कैसा, नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा पूरे कंप्लीट ईयर में। अब सीजन्स की बात करें, इंडिया में मेनली 4 तरीके के सीजन्स पाए जाते हैं। पहला कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा हॉट वेदर सीजन, तीसरा रेनी सीजन और चौथा ऑटम सीजन। चौथा ऑटम सीजन, समझ गए। अब हम बात करेंगे ये मानसून्स कैसे कैसे कहां कहां पे चेंजेस लेके आती हैं। पहला इसमें पढ़ेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्योंकि मानसून और सीजन के बारे में हमें जानकारी हो गई है। सीजन कितने टाइप के होते हैं बेटा, पहला कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है, दूसरा हॉट वेदर सीजन, तीसरा रेनी सीजन और चौथा ऑटम। कोल्ड वेदर सीजन का मतलब जो आपका नवंबर टू फेब या मार्च तक रहता है, तो ये कैसा हो गया, कोल्ड वेदर सीजन हो गया। अब हम बात करें ऑटम सीजन के बारे में, अब हम बात करेंगे किसके, हॉट वेदर सीजन के बारे में। तो मार्च के बाद का जो रीजन होगा वो 3-4 मंथ्स का, वो कैसा होगा, हॉट वेदर सीजन होगा। उसके बाद फिर कैसा होगा, ऑटम, ठीक है। उसके बाद में कैसा होगा, रेनी सीजन होगा। अब उसके बाद में ऑटम, ठीक है, पत्तियां निकलेंगी, नई नई पत्तियां निकलेंगी, पुरानी पत्तियां गिरती जाएंगी, है ना। तो ये हो गया कैसा, ऑटम सीजन हो गया। अब हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम नेचुरल वेजिटेशन में आप जानते हैं बेटा, अगर प्लेन एरियाज हैं तो नेचर क्लियर होगा, प्लेन होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, साथ ही साथ एक नया एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम वही चीजें हिली एरियाज में बात करें तो आप हिली एरियाज में जब जाएंगे तो वहां पे टेरेस फार्मिंग, ठीक है, या फिर जूम कल्टीवेशन का प्रोसेस जो है ये बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम जूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम बताएं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से। अब अगर हम एटमॉस्फेरिक रीजन में बात करें वेजिटेशंस के बारे में, तो अमाउंग 47,000 प्लांट स्पीसीज होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है।
अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डाइवर्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, दे आर एज फॉलोज। अब इसमें जो चेंजेस होती हैं, जो किसी तरीके का रिफॉर्म देखने को मिलता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला, वेराइड लैंडफॉर्म्स, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की जमीनें। दूसरा, स्लोप ऑफ लैंड एंड एल्टीट्यूड। आप जानते हैं अगर हिली एरियाज में एंटर करेंगे तो कैसे आपकी हिल एरियाज कैसे ऊपर की तरफ उठी हुई होंगी, ठीक है, प्लेट्यू एरियाज वो भी थोड़ी थोड़ी उठी हुई होंगी, उठेंगी, फिर ऊपर की तरफ ऐसे राउंड शेप में बनती हुई आपको आगे आगे दिखाई देंगे। तीसरा हो गया, आप जानते हैं जैसे अगर हम मानसीराम के बारे में बात करें तो वहां पे बारिश बड़े लेवल पे होता है। माशिनराम की बात करें तो वहां पे बारिश बड़े लेवल पे होती है। तो क्या होगा, अगर बारिश ज्यादा होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। अब कहीं पे अगर गर्मी ज्यादा हो रही है तो आप जानते हैं जिन जिन फसलों की बुवाई की जाएगी, अगर किसी तरीके का वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम अगर वहां पे बोने का काम करेंगे तो वो फसल अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि क्या उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। चौथा, क्लाइमेट। गर्मी के मौसम में अगर क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो जो भी आप फसल उगाओगे तो उसमें अलग अलग चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पांचवा हो गया सॉइल कंडीशन। अगर सॉइल कंडीशन की बात करें, अगर फर्टाइल लैंड है तो सॉइल कंडीशन आपका बेटर होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बेटर होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्शन जो होगा वो बेटर होगा। लेकिन अगर सॉइल की क्वालिटी बेटर नहीं है तब तो जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेशन इज बेसिकली अफेक्टेड बाय रेनफॉल एंड टेम्परेचर कंडीशंस। आप जानते हैं जब भी आपका वेजिटेशन अफेक्ट होता है तो वो हमेशा मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर में डिफरेंसेस जो आएंगी उसकी वजह से देखते हैं। दूसरा, अब यहां पे रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फसल अच्छी हो चुकी है, आपकी फसल ग्रो अप हो चुकी है और अगर उस टाइम पे बारिश हो जाए तो क्या होगा बेटा, आपकी फसल नुकसान हो जाएगी। तो अगर वेजिटेशन सिस्टम को सबसे ज्यादा हार्म कोई पहुंचाता है तो कौन है बेटा? रेनफॉल और वहां के आसपास का टेम्परेचर। अब जिन एरियाज में इन दोनों से जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है उन एरियाज के बारे में पहले पढ़ लेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियट फॉरेस्ट। तीसरा, थॉर्नी फॉरेस्ट। फोर्थ वन, माउंटेन वेजिटेशन एंड द फिफ्थ वन, टाइडल फॉरेस्ट्स। ठीक है, अब बाकी जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।